देखो आज का टॉपिक है अपना ईरान इराक वॉर। अब देखो ईरान इराक वॉर देखने के पहले हमारे को सबसे जरूरी है देखना, ईरान इराक वॉर देखने के पहले हमको सबसे जरूरी है देखना सद्दाम हुसैन। अब सद्दाम हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा होपफुली। सद्दाम हुसैन जो है, आज अपन थोड़ा पहले उसको डिटेल देखेंगे। एक्चुअली ईरान इराक वॉर के पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ है किसी का तो है सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन का मैं थोड़ा तुम्हारे को पहले हिस्ट्री बता देता, थोड़ा बैकग्राउंड बता देता उसका। देखो सद्दाम हुसैन जो था 5th प्रेसिडेंट था वो इराक का, फ्रॉम 1979 से 2003 तक के। ठीक है, फ्रॉम 1979 से 2003 तक के, मतलब 30 साल के आसपास तक के वो पीरियड कुछ रहा है उसका, 25 साल। मतलब वो बंदा आ गया वहां से हटा ही नहीं 25-30 साल तक के। उसके पहले ऐसा नहीं था, वो नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट रहा। एक लीडर थे जनरल हसन अल बकर, जनरल हसन अल बकर वहां के प्रेसिडेंट है, उनके अंडर वाइस प्रेसिडेंट। देखो सद्दाम हुसैन की अगर मैं बात बताऊं, वो कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड उसका था नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं था। अगर उसका मैं अगर जीवनी बताऊं थोड़े से इसमें उसकी बायोग्राफी, तो वो एक बहुत पुअर क्लास में पैदा हुआ था। वो जब छोटा सा था, छोटा क्या, जब वो मतलब उसकी माँ के पेट में ही था, जब उसकी माँ मतलब वो गर्भशाला में था, उसी टाइम पे सद्दाम हुसैन के फादर की डेथ हो गई, उसके बड़े भाई की डेथ हो गई। उसकी मम्मी ऐसी, उसकी जो माँ थी, उसकी मम्मी जो थी वो अकेली पड़ गई थी, उसकी बच्चा था, कोई था नहीं देखने वाला, उसको भी वो अबॉर्ट करने वाली थी। लेकिन ना करते हुए मतलब उनका एक रिश्तेदार था, उसने बोला कि अबॉर्ट मत करो, बोले ऐसा लगे तो मैं जवाबदारी ले लूंगा बोले उसकी। तो अबॉर्ट ना करते हुए वो हो गया, फिर उसकी जवाबदारी दूसरे को दे दी। फिर उसकी मम्मी ने उस टाइम पे फिर दूसरी शादी कर ली। लेकिन जो स्टेप फादर जो थे उसको ऑलरेडी 2-3 बच्चे थे, तो उसके वजह से कैसा इसके साथ में बराबर से ट्रीट नहीं करते थे, वो स्टेपली ट्रीटमेंट जिसको बोलते, तो वो ट्रीटमेंट उसके साथ में करते थे। तो वो परेशान होकर क्या किया उसने, एक दिन घर छोड़ के भाग गया। और एक टाइम ऐसा आया था उसने बकरी चराने का भी काम किया, शीप हर्डिंग बोलते उसको, क्या बोलते हैं, शीप हर्डिंग। शीप हर्ड मालूम है ना आपको, बकरी चराने का, वो भी किया है सद्दाम हुसैन ने बचपन में, बकरी भी चराया एक टाइम पे। तो बकरी चराने का कुछ टाइम पे काम किया, फिर बाद में बहुत परेशान हो गया, तो बाद में घर छोड़ के भी निकल गया। तो उसके एक अंकल थे, वो अंकल ने बोले, उसकी माँ का नाम था सुबह, तो वो सुबह को भी लगा कि तू चले जा भाई, तो कोई मतलब की बात है नहीं, तेरे साथ ऐसा और मैं कुछ कर नहीं सकती। और पहले में कैसा था, और स्पेशली मुस्लिम्स पॉपुलेशन में कैसा डोमिनेंट रहते थे मेल, तो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो वो निकल गया, फिर वहां से निकल के अपने अंकल थे, अंकल के पास चले गया। उसके अंकल थोड़े पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो रिवॉल्यूशन वगैरह में एक्टिव रहना वगैरह अंकल को हॉबी थी। अभी चले गया उधर, उसके अंकल ने बोले भाई तेको मैं पढ़ाता, बोले तू पढ़ाई कर, बोले कुछ। उसको स्कूल में डाला, स्कूल हो गया, फिर हाई स्कूल में डाल दिया, मतलब प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल में डाल दिया। हाई स्कूल में जाने के बाद में पढ़ाई में वो करता था, बट पढ़ाई से ज्यादा उसके बाहर के एक्टिविटीज में बहुत मन था उसका, क्यों हो रहा, क्या हो रहा, क्यूरोसिटी बहुत थी उसमें। सद्दाम हुसैन में खासियत थी, क्यूरोसिटी बहुत थी और जुनून बहुत था उसमें। लॉ किया है उसने, लॉ में, लेकिन वो बीच में से उसने 20 साल की उम्र में छोड़ दिया, क्योंकि मन नहीं लगा। उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बहुत चल रहे थे इराक वगैरह में, तो उसने क्या किया, बाथ पार्टी ज्वाइन किया, आखिर तक क्यों बाथ पार्टी में रहा, सोशलिस्ट बाथ पार्टी बोलते उसको। बाथ पार्टी ज्वाइन करा, उसमें रहा, उसमें जुड़ गया, और वहां से फिर उसको लाइन लग गई। क्योंकि उसके वो बाथ पार्टी ज्वाइन करने का रीजन ये था क्योंकि उसके ऑलरेडी अंकल जो थे वो बाथ पार्टी से जुड़े हुए थे, वो सोशलिस्ट पार्टी थी, रिवॉल्यूशनरी वगैरह पार्टी, रिवॉल्यूशन लाना वगैरह, तो उससे जुड़े हुए थे। उसमें जुड़ गया, उसमें अच्छा काम किया, करते 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 उसकी काबिलियत देखते हुए, उसकी क्वालिटी देखते हुए, उसकी एक्टिविटी देखते हुए, पब्लिक को जो अपने तरफ खींचता था, उसके स्ट्रेटेजिक माइंड था वो, उसके इसमें उसने करते करते एक पोजीशन पे पहुंच गया। अब देखो इसमें एक बात तुम एक नोटिस करो, वो शीप हर्ड से कहां के कहां पहुंच गया, शीप हर्ड से प्रेसिडेंट तक के पहुंचा। जो जितने रिकॉग्नाइज्ड और जितने पावरफुल लीडर है ना वर्ल्ड के, वो बहुत जमीन से आए हुए हैं। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने कई बार आपको बताया, चाहे वो हैदर अली बताया मैंने,
हैदर अली के बारे में बताया था मैंने, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बाकी लोगों को बताऊंगा अभी हैदर अली के बारे में। हैदर अली क्या था? हॉर्समैन था। हॉर्समैन, घोड़ा साफ करता था, घोड़ा को चलाना, हॉर्स राइडिंग, ये सभी चीजें करता था। हॉर्स को संभालने का काम था। और कहां से कहां पहुंच गया? राजा, महाराजा, बराबर है, किंग बन गया था, खुद की रियासत कर दिया था उसने पूरी स्टेब्लिश। मुस्सोलिनी, लोहार, बताया था आपको मैंने, क्या था? कुछ था, वो भी ड्रॉप आउट था, मालूम है आपको? ड्रॉप आउट था। लोहार से कहां बन गया? डिक्टेटर सीधा, प्रेसिडेंट सीधा, और हटने का नाम नहीं इटली से, ऐसा बन गया था। हिटलर, हिटलर के बारे में बताया मैंने आपको, एक नॉर्मल सिपाही से लेकर कहां तक के, कैसे कैसे ऊपर तक के पहुंचा वो भी इसी था। स्कूल एजुकेशन में, घर में टॉर्चर, मैंने बताया था उसको, आपको पूरा उसका फैमिली का बैकग्राउंड, ऊपर तक के पहुंच गया प्रेसिडेंट। वो भी आया तो हटा ही नहीं फिर। तो आपको क्या बताने का मतलब है मेरा, कि जो ज्यादा बैकग्राउंड से आते ना, कभी भी याद रखना, जिसके पीछे अपन बोलते ना यार इसके पीछे तो बहुत पैसा है, इसके पीछे तो बहुत रियासत है, इसके पीछे इसके अब्बा इसका ये है, इसके पप्पा इसके ये करते, जो भी है, लेकिन वो आ तो जाते हैं, एंट्री हो जाती, लेकिन जो ग्रास रूट का जो इफेक्ट रहता ना, वो नहीं रहता उनके पीछे। ये मैंने भी देखा हो कई लोगों में, ग्रास रूट का जो इफेक्ट रहता ना, वो नहीं रहता। जो खुद से जो अपनी बुनियाद बना के जो नीचे से ऊपर आता ना, वो एक अलग ही रहता। ये उसके एग्जाम्पल है जो आपको बता रहा हूं। ये पावरफुल्स लोगों के मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जिनका पूरे दुनिया में नाम है। एक इराक इतने छोटे से देश का प्रधानमंत्री का नाम आज बच्चे को मालूम है, सद्दाम हुसैन। आप पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, बराबर है। उस टाइम का वो आदमी प्रेसिडेंट रहेगा तो भी आपको मालूम है। कितने आपको यूएसए के प्रेसिडेंट के नाम मालूम है, लेकिन इराक का मालूम है। 1980s में इंडिया का कौन प्राइम मिनिस्टर था, याद है आपको? नहीं याद है, लेकिन इराक का मालूम है। कुछ तो किया है, मतलब उसने। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तक किया। आज बच्चा पैदा होने के टाइम पे उसको मालूम पड़ा था हिटलर नाम का कोई आदमी था। मतलब जनरेशन से याद रख रही उसको। सच है ये झूठ है? मुस्सोलिनी सबने सुना हुआ तो रहता ही कभी ना कभी, मालूम नहीं भले उसके बारे में क्या है, कौन था, पर मैं मुस्सोलिनी ये है। और वो भी ड्रॉप आउट्स कॉमन था इन लोगों में, सब में ड्रॉप आउट, एक का भी एजुकेशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बता रहा कि बिना एजुकेशन के भी इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। ये लोग क्यों बने मालूम है? ऊपर सबके सब लोग रीजन क्या था, सबने क्या किया? पैशन को फॉलो, इंटरेस्ट को फॉलो किया। बाकी सुनते नहीं बैठे हो किसी का, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू यही कर, पास हो जा, जॉब कर ले, फिर बाद में देखना क्या करना, सेटल हो जा। इनको जो करना था वो किया। समझ में आ रहा? आज वो इंसान प्रेसिडेंट के इस पर बैठा तो पूरी ताकत लगा दी अपोजिशन ने, पर वो 30 साल तक के हटा नहीं। मतलब मजाक की बात है, 25 से 30 साल तक के राष्ट्रपति रहना कहीं का आगे भी नहीं हटता था अगर यूएसए नहीं आता था। तो बीच में आगे भी हटने की कुछ इच्छा थी नहीं, सब फेवर में थे उसके सर्कमस्टेंसेस। समझ में आ रहा? इनफैक्ट जब वो 1979 के बाद में जब वो प्रेसिडेंट बना, उसके पहले जैसा मैंने बताया जनरल हसन अल बकर, वो जब वो बीमार थे, वो प्रेसिडेंट है वहां के। जनरल हसन अल बकर बीमार आदमी था, प्रेसिडेंट एलिंग थे। तो उस टाइम पे एक्चुअली पावर उसी के हाथ में थी पूरी। उन्होंने एक्शंस लेना सब चालू कर दिया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करना, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल कंपनीज करना, वो सब करना चालू कर दिया था उसने, प्राइवेट के हाथ से अपने हाथ में लेना। लेकिन एक फॉर्मल पावर जिसको बोलते हैं वो कब आई? 1979 के बाद से। अब आता मैं ईरान इराक वॉर पे। देखो ईरान इराक वॉर का जो ये था, ऑर्केस्ट्रेटेड बाय सद्दाम हुसैन। 1980 से 1988, फ्रॉम 1980 टू 1988, 8 साल वॉर चला। बट ये पहले मालूम नहीं था कभी 8 साल कभी इतना बड़ा वॉर ये चलेगा, अंदाजा किसी को था नहीं। अब अपन देखिए, इसकी शुरुआत हुई 17 सितंबर 1980 को। 17 सितंबर 1980 को टेलीविजन एड्रेस है। जैसे अपने कोरोना के टाइम पे 21 दिन का लॉकडाउन कैसे लगा था, मोदी ने आके बोल दिए थे यहाँ से लॉकडाउन है, सब बंद। 22-23 मार्च को हुआ था ना, शाम के टाइम आए थे, वैसे हुआ है। 17 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने आगे टेलीविजन एड्रेस दिया बात रीजन के नेशनल असेंबली में। उन्होंने वहां आके ईरान को कंडेम किया। ईरान को उन्होंने कंडेम किया। ईरान को कंडेम इसलिए क्या बोलते हैं, ईरान जो है खर्दिश इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता। खर्दिश है अभी भी खर्दिश ग्रुप आज भी है वहां पे। खर्दिश इंसर्जेंसी यानी
उनके जो टॉपल करने के लिए सद्दाम हुसैन को पीछे पड़े थे, शिया के सपोर्टर थे खरदीश, और ईरान उसको खरदीश को सपोर्ट करता था। ईरान बोलते कि खरदीश इंसर्जेंसी को रेफ्यूजी देता था, क्योंकि इराक में वो मारते थे तो वो कहाँ जाके छुप जाते थे, ईरान में, और वो उनको रेफ्यूजी देते थे। ये 1975 में एल्जियर्स अकॉर्ड हुआ था। एल्जियर्स अकॉर्ड जो हुआ था ईरान और इराक के बीच में, कि भाई उनके जितने भी बॉर्डर वगैरह वो सब डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सद्दाम हुसैन ने नेशनल असेंबली में वो बोला 17 सितंबर 1980 को कि देखो बोले इसने 1975 का एल्जियर्स अकॉर्ड को इसने वायलेट किया है, इतना रहने के बावजूद भी ये कर्दिश को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं मानता नहीं। और उसने लिया 1975 का जो ओरिजिनल कॉपी थी वो उसने उठाया ऐसा असेंबली में और ऐसे 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 टुकड़े करके फेंक दिया, और टेलीविजन एड्रेस पे सब देख रहे थे, ईरान के भी लोग देख रहे थे, पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस टाइम। ईरान जो था पोस्ट रिवॉल्यूशन 1979 को रिवॉल्यूशन हुआ था, ये मैंने बताया। तो उसके बाद से पोस्ट रिवॉल्यूशन 1979 के बाद से उसने सपोर्ट खरदिश इंसर्जेंसी को ज्यादा कर दिया था, ताकि वो टॉपल हो जाए सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट, बराबर नहीं क्या? तो इसीलिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया, ये अकॉर्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं था उसके पीछे। अब मैं आपको असली रीजन बताता, ईरान इराक वॉर कर रहा है, ये तो एक ऑफिशियल रीजन था, खरदिश इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा, मतलब टेररिस्ट को, एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहा भाई हमारे कंट्री में। लेकिन उसके रीजन असली ये थे क्योंकि देखो खरदिश को तो पहले से सपोर्ट कर रहा था, 1979 के बाद में इसने क्यों एक्शन लिया, वो इसलिए क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद में खोमेनी का जो उनका सुप्रीम लीडर था ईरान का, उसका अल्टीमेट एम क्या था, एक्सपोर्टिंग रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज। मैंने बताया था उसका एम था खोमेनी का, मतलब हमारे कंट्री के बाहर भी, हमारे आसपास के कंट्री में भी सब जगह रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो, थियोक्रेसी गवर्नमेंट। थियोक्रेसी गवर्नमेंट यानी क्या होता, जो रिलीजन के हिसाब से चलती। ईरान में क्या मैंने बताया था आपको, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बताया था समझा के, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पे, रिपब्लिक गवर्नमेंट है, वो उसका क्या एम था, ये था। और ईरान ने क्या किया, खुले आम सब जगह पब्लिक, इराक की जो आर्मी थी उसको भी ये बोला उसने कि भाई ये जो तुम्हारा जो लीडर है वो एंटी इस्लाम है, तो उसको बैकआउट करो, उसको बैक दिखाओ और छोड़ो उसका पीछा। तो ऐसे स्टेट में जेल लग गया था। तो इसके वजह से उसको क्या लगा, ये मेरी पावर को थ्रेट है। किसको लगा ऐसा, सद्दाम हुसैन को। अयतुल्ला खोमेनी ने यह बोला था कि कंट्री ने रन करना चाहिए सिर्फ इस्लाम रिलीजन के हिसाब से, और लेजिस्लेटिव पावर रहती सिर्फ अल्लाह के पास में, मतलब जो इस्लाम में जो देते रूल्स वही रूल्स अपन फॉलो करेंगे। जैसा ईरान में आप आज भी देख रहे हैं, तो वहां पर मॉरल पॉलिसिंग वगैरह आज भी चलती, सिर्फ तुम हिजाब वगैरह पहन रहे नहीं पहन रहे, जो उनके मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, उसके लिए एक अलग से पुलिस है, मॉरल पुलिस आज भी है। अभी बहुत जगह वहां पर मूवमेंट चल रहे थे उसी से रिलेटेड, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रिलीजन को। और दूसरी बात ये है कि इराक में शिया पॉपुलेशन ज्यादा थी और सद्दाम हुसैन था सुन्नी। एक तो कैसे तो भी वहां जाके लीडर बन गया, और ऊपर से ईरान में कौन है, शिया। और ईरान क्या कर रहा, वो ईरान को भी ये चुभ रही थी बात कि शिया रह गई, सुन्नी कैसा बैठा है यहाँ पे। तो ईरान क्या चाह रहा था कि वो उसको गिराओ, और शिया जल्दी से सपोर्ट कर सकते ईरान को, ऐसा किसको लग रहा था, सद्दाम हुसैन को, क्योंकि वो इस्लामिक मॉडल वो सपोर्ट कर रहे थे ना। तो उनको लगा पब्लिक का फेवर कहीं ना कहीं जा रहा था कि भाई सही बात है कि रिलीजन के हिसाब से रहना चाहिए। इसीलिए उसको लगा कि अभी ये राइट टाइम है, इस पे एक्शन करना चाहिए, नहीं तो ये मेरे को थ्रेट। तो उसने किसका ग्राउंड ले लिया, खरदिश इंसर्जेंसी। इसके अलावा एक और रीजन ये था, अगर आपको मालूम होगा कि भाई एक शत अल अरब एक रिवर है, शत अल अरब, याद रखना ये प्रीलिम्स के हिसाब से। शत अल अरब एक रिवर है ईरान और इराक के बीच में, वो बाउंड्री रिवर है, दोनों की बाउंड्री कौन करता, शत अल अरब रिवर। तो वो जो दोनों, वो रिवर जो है दोनों डोमिनेंस के लिए, वो दोनों अपना अपना डोमिनेंस रखने के लिए उस पर लड़ते रहते हैं हमेशा। इराक बोलता है मेरे कंट्रोल में, ईरान बोलता है मेरे कंट्रोल में। पहले इराक के कंट्रोल में आ गई थी, बाद में ईरान ने उसको कैसे भी करके शेयर करने लगा, दोनों शेयर करते। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो रिवर होती ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए, ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए। वो रिवर खुलती जाके पर्शियन गल्फ में। अगर आप मैप देखोगे आज जाके तो आप देखोगे वो रिवर कहाँ खुलती है, पर्शियन गल्फ में। तो वो रिवर के लिए एक डिस्प्यूट था। अब वो जो एल्जियर्स अकॉर्ड था उसके अंदर में शत अल अरब रिवर के बारे में दिया था,
बट वो टर्म्स नहीं मान रहा था कर्दिश के, तो इसलिए उसने तोड़ दिया। तब ये जो 2-3 ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड्स की वजह से फिर एक्चुअल में सद्दाम हुसैन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर मेजर रीजन क्या था, उसको अपने पावर पे, अपने उसको अथॉरिटी पे थ्रेट लग रहा था, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने का वो कर रहे थे। और उसको क्या लगा, अभी 1979 रिवॉल्यूशन हुआ, तो अभी एकदम से गवर्नमेंट का फॉर्म एकदम से चेंज हो गया, तो अभी कैसा रेडी नहीं है वो ये सब लड़ाई वगैरह के लिए, बराबर है, वॉर के लिए अभी दे आर नॉट रेडी। तो उनको लगा भी मिलिट्री भी इस टाइम पे वीक है, डिमोरलाइज है, तो इसलिए उसको क्या लगा ये टाइम सही है अटैक करने का। और अभी नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद में मिलिट्री स्ट्रांग हो जाएंगी, तो अपने को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, तो जब वीक है तभी अटैक करना चाहिए। इसलिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया, जैसे वो हुआ उसके 5वें दिन जो उसने असेंबली में किया, उसके वहां से 5वें दिन उसने वॉर डिक्लेयर भी कर दिया, इन्वेजन ऑफ ईरान। उसको ऐसा लगा कि वॉर ऐसी खत्म हो जाएगा, बट वो वॉर चला 8 साल, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, 5 लाख लोग मरे उसमें, ईरान और इराक के दोनों के मिला के। परिस्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 चालू है, परिस्थिति ऐसी हुई थी जैसे वर्ल्ड वॉर वन में जो परिस्थिति वैसी हुई, वर्ल्ड वॉर चालू ऐसी परिस्थिति हुई थी। केमिकल वेपन्स पहली बार तब यूज हुए थे, केमिकल वेपन्स 1980s में यूज हुए थे, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट्स बहुत ज्यादा प्रमाण में यूज हुए। इनफैक्ट ऐसे कई एक्सपर्ट बोलते हैं वो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर था कोई रीजन में होने वाला उस टाइम पे। वो रीजनल वॉर, रीजनल में इतना बड़ा होना, वो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट है, इतना खतरनाक वॉर कोई रीजन में अभी तक हुआ ही नहीं था उस टाइम में। और 20th सेंचुरी का 2 कंट्री में होने वाला वॉर ये सबसे बड़ा था। इतना लंबा चला, कौन सा वॉर चला बताओ? ना इंडिया पाकिस्तान चला, ना बांग्लादेश पाकिस्तान चला, कोई चला ही नहीं इतना बड़ा वॉर। ये बहुत ज्यादा चल गया ना, इतना तो वर्ल्ड वॉर नहीं चला। 1939 में चालू हो गया, 44-45 में खत्म हो गया, 6-7 साल में। ये 8 साल चला, क्योंकि दोनों भी थे, ना मैं झुकूंगा ना मैं झुकूंगा। तो इधर सद्दाम हुसैन था, इधर खोमी था, खोमीनी नहीं था, दोनों भी खतरनाक थे। सद्दाम हुसैन भी ये था और खोमीनी भी वैसी था। खोमीनी वो चीज था जिसने पहलवी डायनेस्टी को हिला के अपनी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनाया था, वो भी वैसी था। जब ईरान रिवॉल्यूशन पे लेक्चर लूंगा तब मैं बताऊंगा उसकी बायोग्राफी आपको। बहुत डेंजर आदमी था, यूएस से सबसे ज्यादा डरता हुआ था अयतुल्लाह खुमैनी से डरता, आज भी डरता उससे। उल्टी खोपड़ी का आदमी है, अरे वो न्यूक्लियर कर डालता, कुछ भी कर सकता वो ऐसा है। और जो करना है वही करता, उसकी खासियत ये है, उसकी पर्सनैलिटी की खासियत ये है, जो उसको करना है वो वही करता। पेपर पे अगर आप देखोगे ऑन पेपर, तो इराक आपको बहुत पावरफुल दिखेगा, उसको कहते हैं इराक आपको बहुत पावरफुल दिखेगा। लेकिन क्यों पावरफुल दिखेगा? क्योंकि उसको सोवियत भी सपोर्ट कर रहा था, मतलब रशिया, सोवियत यूनियन भी उसको सपोर्ट कर रहा था, वॉर टाइम्स बेच रहा था, ब्रिटिश भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, आर्म्स बेच रहे थे, यूएसए भी उसको सपोर्ट कर रहे थे, आर्म्स बेच रहे थे। किसके लिए लड़ रहा था? धर्म के लिए। वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लड़ रहे थे। इराक के लोग लड़ रहे थे क्योंकि उनके लीडर ने लड़ने बोला, ईरान के लोग लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे धर्म को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है, इजराइल जैसा, क्योंकि इस्लामिक गवर्नमेंट बोल के लड़ रहा था पूरा। और कभी भी याद रखना, द रोल ऑफ कंसाइंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रोल ऑफ ड्यूटी। कैसे? कंसाइंस यानी होता इनर वॉइस, ड्यूटी यानी होता आउटर वॉइस। सही है गलत है? तुम्हारी ड्यूटी क्या है कौन बताएगा? बाहर वाले बताएंगे जहां तुम काम करोगे। और कंसाइंस कौन बताएगा? अंदर की आवाज बताएंगी। तो अंदर की आवाज ज्यादा खतरनाक है, बाहर की आवाज ज्यादा खतरनाक? अंदर की आवाज ज्यादा डेंजर है। जब तक के तुम्हारा कंसाइंस नहीं बोलता तब तक तो 100% दे ही नहीं सकते कोई चीज में। फॉर्मेलिटी के लिए आप कर लोगे, बट जो एक बात है, यूक्रेन कंसाइंस, रोल ऑफ कंसाइंस प्लेइंग मोर रोल इन रशिया, रोल ऑफ ड्यूटी इज प्लेइंग मोर रोल। अभी जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा, इतू सा देश इतना भारी पड़ रहा, भले वो बोले कितना भी लोग वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लड़ तो वही रहा ग्राउंड पे। आर्मी थोड़ी ना है उनकी, आर्मी तो इसी की है। अभी तक पीछे हटे क्या वो? हटेंगे भी नहीं बोलते।
हटे तो नहीं और हटेंगे भी नहीं, जो होता कर ले, बिकॉज रोल ऑफ कंसेंट। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता है कि अंदर की आवाज आनी चाहिए यूपीएससी के लिए। जब तक के अंदर की आवाज नहीं आएंगी तब तक कि मैं स्पीकर लेके भी आपके कान के बाजू में रख के बोलूं, अरे प्रिपरेशन कर प्रिपरेशन कर प्रिपरेशन कर, ये कर, इतने मोटिवेशन लेक्चर तो वो दिन भर से ज्यादा नहीं सस्टेन कर सकेंगे। सही है गलत है? कितने भी गाने सुन लो आप मोटिवेशन के, कितने भी गाने सुन लो आप, लेकिन जब तक के अंदर से आवाज नहीं आएंगी, वो अंदर से सुर नहीं निकलेंगे तुम्हारे, वो काम नहीं होता। तो ईरान था इंस्पायर्ड बाय रिलीजन, और रिलीजन गेट सपोर्ट ऑफ कंसाइंस। बोल सकता मैं रिलीजन गेट सपोर्ट, की रिलीजन को अपन अंदर से मानते हैं, इसीलिए ईरान पड़ गया भारी। ऐसा नहीं है ईरान को सपोर्ट नहीं मिला, ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था चाइना का और नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया चाइना बोल रहे थे तू लोड मत ले, हम थोड़े बहुत तेरे साथ है, ज्यादा नहीं थोड़ा। और इसमें आयरोनिक यू मालूम है क्या था कि यूएसए का एक ऐसा गया पता लगा कि यूएसए तो इराक के साथ था ही, इराक के साथ तो था ही ऑफिशियली, लेकिन ईरान को भी कई जगह उसने सपोर्ट कर दिया। अब बात ये सोचने की है दो अपोजिट को उसने कैसे सपोर्ट किया, इसमें बताऊंगा मैं थोड़ा आगे आपको। वहां से वो इराक को भी सपोर्ट कर रहा था और ईरान को भी सपोर्ट। इसीलिए देखो आप पॉलिटिकल पार्टी जो है ना धर्म को आधार रखती है, डेवलपमेंट को आधार नहीं रखती, ग्रोथ को आधार नहीं रखती, काय को आधार रखती। इसलिए हर इलेक्शन के पहले सब मंदिर और मस्जिद जाना शुरू कर देते, ब्रिजेस की ओपनिंग नहीं करते हुए दिखेंगे आपको, वो दिखेंगे आपको मंदिर चालू करते हुए, मंदिर की ओपनिंग, पूजा करते हुए, नारियल नारियल सब यही काम करते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है धर्म से बड़ा लोगों के लिए कुछ नहीं है। किसी को चाबी भरनी है तो सिर्फ धर्म की चाबी भरो। अपने ऐसे इंडिया में तो स्पेशली भगवान की कसम देके तेरे को वोट देना है तो भगवान की कसम है तो वोट उसको ही देंगे, बराबर है। फिर 1 लाख रुपए दे देना उसको, वो धर्म का ऐसा इन्फ्लुएंस है अपने उसमें, है कि नहीं है? इसका फायदा कौन उठाता? टैलेंटेड लोग, पॉलिटिकल लोग नहीं, पॉलिटिक्स में भी मूर्ख लोग भरे हुए, टैलेंटेड लोग, सद्दाम हुसैन, हिटलर, मुसोलिनी, मोदी, सद्दाम हुसैन, हिटलर, मुसोलिनी, ये लोग उसका फायदा उठाते हैं, बराबर है। हिटलर ने भी क्या किया था? ज्यूस वर्सेस जर्मन, आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन ब्लड, पूरा जर्मनी का नाजी सपोर्ट ले लिया, नाजी को पूरा सपोर्ट ले लिया था उसने जर्मनी को, जर्मनी में पूरी पब्लिक ने सपोर्ट दे दी थी। सही बोल रहा है, बोलिए हम आर्यन है, सब सीना चौड़ा करके घूम रहे थे हम आर्यन है, मूल निवासी। किसी को आर्यन का मतलब भी नहीं मालूम था उधर, मूल निवासी। आर्यन अपना वर्ड था जबकि संस्कृत, और आर्यन वर्ड ले लिया उसने अपने से। धर्म के आधार पे बड़े बड़े रियासत खड़ी हो गई है। तो टैलेंटेड लोग इसका हमेशा फायदा उठाते हैं। तो आप टैलेंटेड हो या मूर्ख हो, ये आपको डिसाइड करना है। आपको मूर्ख बन के दूसरों से उपयोग होना है धर्म के नाम पे, या टैलेंटेड बन के दूसरों को उपयोग करना है धर्म के नाम पे? क्या करना है आपको? उपयोग करना है। खुद का करवा लेना है या करना है? करवा लेना है। खुद का उपयोग करवा लेना है, दूसरे का उपयोग करना है, करना है। समझ में आया? इसीलिए मैं बोलता हूँ समझदार बनो। तो यूएसए का जो रोल था ना, यूएसए इतनी बड़ी इंटरनेशनल पावर थी, एक्सपेक्टेड ये था कि यूएसए आएगा तो भाई लड़ाई खत्म हो जाएगी, भाई तू भी नहीं ये भी नहीं, बंद करो, बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बट उसने आके ऐसा क्या लड़ो, ऐसा नहीं किया, ये ऐसा किया। बंदर कैसा करता, वो ऐसा खेलने वाला बंदर देखे आपने, ऐसा कर रहा था। समझ में आ रहा आपको? तो यूएसए ने उल्टा ही रोल प्ले किया, इधर की भी साथ में दे रहा, इधर का भी साथ में, ईरान को भी समझ नहीं, खोमेनी को भी समझ नहीं आ रही, मेरे को भी आवाज भेज रहा, उसको भी भेज रहा, सब अपना सर खुजाते हुए बैठे सोचते हुए। लीडर लोग लड़ाई से ज्यादा उसके रोल के बारे में सोचते बैठे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। सद्दाम हुसैन को ऐसा लगा था जैसे इजराइल ने 1967 में 1967 में 6 डे वॉर किया था, मैं भी हरा था इनको 5 दिन में, 5 दिन के ऊपर, 6 दिन के, 8 दिन के ऊपर चलेगा नहीं, पर 8 दिन बन गए 8 साल। पर उनको ये नहीं मालूम था सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये है ईरान,
जबकि अगर आप देखो इराक ने केमिकल वेपन्स यूज किया। इनफैक्ट कई रिपोर्ट ऐसी आई है, उसने जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रहते ना, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो रहते हैं जो अपने खेती वगैरह में यूज होते हैं, उसको उसने केमिकल वेपन फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ केमिकल वेपन बनाओ तुम, बाकी कुछ मत करो। इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे, उसने सब तोड़ दिया था बातें। एक जिनीवा प्रोटोकॉल है 1925 का, जिनीवा प्रोटोकॉल 1925 का, उसमें क्लियर इंडिकेशन थे कि कोई कंट्री वॉर में कभी केमिकल वेपन्स यूज नहीं करेंगे, बट उसने उसको भी वायलेट कर दिया। केमिकल वेपन, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट्स बनाए अलग अलग टाइप के, फिर भी ईरान झुका नहीं। 1983 में ईरान को जब पूरा क्लियरिटी हो गई कि यार ये ज्यादा प्रमाण में यूज करा, केमिकल वेपन यूज करा, तो उसने कंप्लेंट किया यूनाइटेड नेशन को कि भाई ये जेनेवा प्रोटोकॉल का इसने वायलेशन किया है 1985 में, और ये केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है जो अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक्शन ही नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने क्यों नहीं एक्शन लिया? यूनाइटेड नेशन में किसका रोल है सबसे ज्यादा? यूएसए। जब तक कि यूएसए की इच्छा नहीं है, जब तक यूनाइटेड नेशन करेगा क्या? दैट टाइम यूएसए वाज द सोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। बोल सकता हूं मैं? अमेरिका क्या था? आत्मा थी यूनाइटेड नेशन की, क्योंकि फंड वंड सब कौन देता यूनाइटेड नेशन को? यूएसए। अभी तो भी बाकी लोग कर रहे हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा रोल यूएसए का ही था। तो फिर उसने कुछ एक्शन किया नहीं, तो ये बात बहुत ईरान को गलत लगी। पर ईरान ने बोला नहीं, तुम केमिकल वेपन करो, कुछ भी करो, लेकिन हम आप आखिर तक के लड़ेंगे। कई बार तो मेरे को बता था, एक कंपनी थी यूएसए की, यूएसए को भी मालूम था, कई ज्यादा मेमोरेंडम ऐसे निकले हुए बाहर बाद में, कई सालों के बाद में उसमें ऐसा निकला है कि यूएसए को इन्फॉर्म किया था उनके मिलिट्री ने कि ये लोग यूज कर रहे केमिकल वेपन। यूएसए ने ऐसा बताया कि मेरे को मालूम नहीं, बट उसको मालूम था। और इनफैक्ट एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी ऐसी मिली थी 1985 में या 1986 के आसपास, एक अमेरिकन कंपनी 22,000 पाउंड फॉस्फोरस फ्लोराइड लेके जा रही थी, जो केमिकल वेपन में इंग्रेडिएंट रहता। 22,000 पाउंड फॉस्फोरस फ्लोराइड, वो तुम ही मतलब बनाने में हेल्प कर रहा है, ऐसा हो गया ना। और सबसे बड़ी बात देखो, आज यूएसए ने क्या बोल दिया, इतना मालूम रहे कि भी आज केमिकल वेपन के ग्राउंड पे भी रह के उसने निग्लेक्ट किया। और 2003 में सद्दाम हुसैन को इसने सपोर्ट किया था 1980s में, और 2003 में सद्दाम हुसैन को मारा किसने? यूएसए नहीं। किस ग्राउंड पे मारा उसने? केमिकल वेपन। और जब ईरान इराक वॉर के टाइम पे जब सद्दाम हुसैन जब यूज कर रहा था केमिकल वेपन, तो उस टाइम में उसने नजरअंदाज किया। और जब 2003 में जब केमिकल वेपन के ग्राउंड पे उसने पूरे इराक को इन्वेड कर दिया। बायसनेस है, मतलबीपना है, सेल्फिशनेस है कि मतलब मेरा जब काम है तब तू भाई कुछ भी गलती कर, सब चलेगा, लूटो और लूट लो, और जब मेरा काम पड़ेगा तो मैं तेरे को खत्म भी कर दूंगा। वही कारण बता कि मतलब गलत है ये। यूएसए ने पूरे सेल्फिश इंटरेस्ट से काम किया। 2003 पे ग्राउंड ही वो था उस पर अटैक करने का, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। अब बात यह है कि केमिकल वेपन यूज कर रहा, दुनिया भरे के कांड कर रहा सद्दाम हुसैन, पर फिर यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा? ऐसा क्या था? ईरान बोलता है ऐसा उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, वो ऐसा क्या दे सकता जो मैं नहीं दे सकता। बराबर है, सही है। वो बोले ऑयल, वो क्या बोले? ईरान क्या बोले? तेल। बराबर है। देखो तेल जो है इसके लिए पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चलती है। मैं पहले बताया, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो भी यूएसए के पास में बहुत सारे रिजर्व्स आ गए जिसको एक्सप्लोर किया। उस टाइम पे रिजर्व्स नहीं थे उसके पास में, उस टाइम में ऑयल पे बहुत बड़ा खेल था। और अभी कैसा है, अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बाकी एक्सप्लोर हो गए, विंड, जियोथर्मल वगैरह वगैरह, हाइड्रो पावर वगैरह सब कुछ आ गया, गैसेस पे भी सब कुछ चल रहा। लेकिन उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे 100% डिपेंडेंसी ऑन दी फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज और ऑन ऑयल। तो इराक ने बोला क्या है मेरे पास? ऑयल। ईरान बोले मेरे पास भी तो है। ईरान बोले मेरे पास भी ऑयल है। फिर क्या? तो फिर बात आ गई क्या कारण है उसके पीछे। कारण ये था, अयतोल्ला खोमेनी जो उनका सुप्रीम लीडर था, ये है कारण कि यूएसए आज तक के ईरान का दुश्मन बना। वो क्यों? वो इसलिए पहले जो पहलवी डायनेस्टी थी ईरान में 1979 के पहले, उसके फेवर में था यूएसए
इनफैक्ट ईरान और यूएसए के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन थे उस टाइम पे, जितने सऊदी के ना वैसे ईरान और यूएसए के रिलेशन थे पहलवी डिनेस्टी के टाइम पे। क्यों थे अच्छे? क्योंकि पहलवी था मोनार्ची, उसको चाहिए रहते ऑटोक्रेटिक, उसको क्या चाहिए रहते यूएसए को? ऑटोक्रेटिक। खुद के देश में डेमोक्रेसी चाहिए उसको, दूसरे के देश में ऑटोक्रेसी चाहिए उसको। क्यों ऑटोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि ऑटोक्रेसी इसलिए कि मैं जो बोलूंगा उसको और मैं जो बोलूंगा वही वो करेगा। ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है उसके पॉलिसी सब गंदी रहती, सब नकली रहती। अगर ज्यादा डेमोक्रेसी रहेंगी तो नीचे डिबेट होंगे तो उसकी बातें कोई सुनेगा नहीं, फिर डिबेट होना ही नहीं। मैं जो बोलूंगा वही कर, और वो करेगा कौन? ऑटोक्रेसी में होगा या डेमोक्रेसी में होगा? ऑटोक्रेसी में होगा, इसलिए उसको ऑटोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अयतुल्लाह खुमैनी किसकी बात करता है? रिपब्लिक। वो सही के राह पे था, और सही के राह पे रहने वालों के हमेशा दुश्मन बन जाते हैं, बराबर है। तो उसको ये डर था अयतुल्लाह खुमैनी अगर वहीं टिका रहा ईरान में अगर रिपब्लिक गवर्नमेंट कंटिन्यू रही तो वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? उसने एजेंडा भी ऐसा रख दिया तो खुमैनी ने, हमारे तो रहेंगे रिपब्लिक और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे रिपब्लिक, थियोक्रेसी को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। वो बोले यार तो तू भी रख रहा और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, खुद तो बिगड़ गया और दूसरों को भी बिगाड़ेगा। तो उसका ये एम से सब डरते थे। सद्दाम भी उसी से डरता था। सद्दाम हुसैन किससे डरता था? उसके एम से एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट, एक्सपोर्टिंग रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो इसीलिए यूएसए को ये लगा कि अगर कल जाके ये इसकी पावर बढ़ती रही, इसकी सियासत अगर बढ़ती गई तो ये कल जाके क्या करेगा? दूसरे कंट्रीज में भी थियोक्रेसी, रिपब्लिक एक्सपोर्ट करेगा, वहां पर भी उचकाएगा लोगों को, वहां पर भी उत्साहेगा लोगों को, इंस्टिगेट करेगा that you should also form government on the lines of Islam, theocratic republic government, बराबर है। इससे फिर यूएसए को प्रॉब्लम क्या? मैंने बताया जिससे कि उसको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, उसको लगा कि मेरे फिर क्या इनसिक्योरिटी हो जाएंगी, ऑयल, गल्फ ऑयल की इनसिक्योरिटी, और उसको गल्फ ऑयल की इनसिक्योरिटी चाहिए नहीं, उसको चाहिए गल्फ ऑयल का रिसोर्सेस पूरा उसी को चाहिए था। इसीलिए उसने पूरा, आप देखोगे 80 से 2010 तक के उसका पूरा कंट्रोल वेस्ट एशिया पे अगर किसी का था तो वो किसका था? यूएसए का। चाहे अफगानिस्तान ले लो, इराक ले लो, सऊदी में ले लो, हर जगह, ईरान, सब जगह उसका किसका कंट्रोल होना? उसको यूएसए को कंट्रोल होना। कई के लिए? गल्फ ऑयल के लिए, बराबर है। क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बड़े रिजर्व्स कहां पर है? गल्फ कंट्रीज में ही है ऑयल के। वर्ल्ड के सबसे बड़े रिजर्व्स कहां है? ऑयल के, वही है, नेचुरल गैस रिसोर्सेज के। समझ में आ गया अभी? लेकिन पर को मैंने जैसे बताया कई जगह उसने ऐसा पाया है, 1985 में ऐसा रिवील हुआ है कि उसने कई जगह पर ईरान को भी सपोर्ट किया सिक्रेटली, लेकिन बाल खुजाते बैठा था अयतुल्लाह खुमैनी, क्यों मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा अपने दुश्मन अगर अपने को सपोर्ट करना लग जाए ना तो वो भी खतरे के संकेत देते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई आदमी, आपको मालूम है मेरे बहुत अपोज में है, मेरे बहुत अपोज में, चाहे वो चाचा भी हो सकता, मामा भी हो सकता, ताया भी हो सकता, कोई भी हो सकता, पड़ोसी भी हो सकता, मालूम है यानी कि अपना पूरा कट्टरपंथी अपना ये अपने को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। लेकिन अगर वही सडन आपके प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन चालू कर दे, ले भाई क्लासेस के लिए पैसे ले ले, उसके लिए पैसे ले ले, तो लोड मत ले, चाय होना हो तो बोल दे, मैं भिजवा लेता, कॉफी मत जो होना बोल, कम शक्कर ज्यादा शक्कर जो भी होना, तो आपको एकदम डरोगे नहीं यार एकदम से चेंज कैसा होगा इसके रोल में। जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, मेरे घर वालों को भड़काता था, यूपीएससी नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, दिल्ली हो सकती, मद्रास हो सकती, चेन्नई हो सकती, अमरावती में नहीं हो सकती, इसको मत कराओ, लाखों में से कुछ हजार ही होते तो इसको क्यों करा रहे। और आज अचानक क्या हुआ कि ये मेरे को सपोर्ट कर रहा, जो मेरे घर वालों को भड़काता था पहले। कुछ तो कारण है, क्योंकि उसको मालूम है तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, उसको मालूम है कभी गलती से ये बन गया तो ये मेरी तो खैर नहीं, कल अगर इसका टाइम आ गया तो ये मेरे को चैन से जिए नहीं देगा। संबंध अच्छे, कहीं पे भी जाएगा तो मेरे सामने आके खड़े हो जाएगा वर्दी पहन के, बोल अब क्या बोलता, तो उसको ये इनसिक्योरिटी रहती है। क्या रहती है? इनसिक्योरिटी।
उनको मालूम है ना कैपेबिलिटी है, वो सोचते वो तो खुद के करियर से ज्यादा तुम्हारी करियर के बारे में सोचते रहते। तुम यूपीएससी कर रहे हो, तुम्हारे को लगता है मेरे रातों की नींद खराब हुई, पर तुम्हारे को ये नहीं मालूम तुम्हारे रातों की नींद से ज्यादा दूसरों की रातों की नींद तुमने खराब करके रखे है, सोच सोच के। ये आपको मालूम नहीं, ये मैं बता रहा आपको, ऐसा है। पर ये आपको मालूम नहीं कि किसकी नींद खराब हो, पर हुई है कई लोगों की नींद खराब आपके रिलेटिव में या दोस्त बिरादर जो भी होंगे। वो सोचते हैं यार ये यूपीएससी का इसने डेयरिंग किया कैसे, इसको ऐसा कौन मिल गया जिसने यूपीएससी का इसने जोश दे दिया, इतना यूपीएससी गाइडलाइन पे चल कैसे रहा। उनको डर ये लगता कभी इसका गलती से होना चाहे, आपके मुंह पे बोलेंगे वो कि तेरा होना चाहिए, तेरे में दम है, पर वो अंदर से सोचेंगे यार इसका होना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए इसका पत्ता कटना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है एक ही झटके में इंसान कहीं के कहीं पहुंच जाता। पर्सन से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता, वी आई लग जाता, पी के आगे क्या लग जाता, वी आई। पर्सन तो सभी है, उसके आगे क्या लग जाता, वी और आई, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही झटके में एक ही दिन रिजल्ट आएगा, दूसरे दिन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। टेबल के उस पार से तुम भी इधर बैठने लग जाओगे मेरे सर, आप साइड मेरे को भी शर्म लगेंगे तुम्हारे को बोलने के लिए उधर बैठो, मेरे को भी ऐसा लगेगा यार एक चेयर ऐसे बुला लो, बैठ जा भाई इधर से मेरे साथ में बात करने, ये ऐसी इमेज बन जाती, बराबर है। तो यही किससे यूएसए को क्या लगता था, ईरान से डर। उसको मालूम था ईरान में कुछ भी है, सबका सपोर्ट है, पर ईरान झुकने वाला केस नहीं है। 3-4 साल हो गए, उसको लगा मान ही नहीं रहा। वो उस टाइम का यूक्रेन था ईरान, जो आज यूक्रेन है उस टाइम पे ईरान था। असली में सद्दाम हुसैन बोलता इजराइल हम है, पर असली में इजराइल था उस टाइम पे ईरान था, बराबर है। दे आर फाइटिंग फॉर थ्रू देयर कंसाइंस, नॉट फॉर द ड्यूटी। पैसे दो मत दो उनको कुछ, आर्मी को अगर तो उनके बोलते थे कि पैसे नहीं मिलेंगे तो हम लड़ने को रेडी है, ऐसा था। और सद्दाम हुसैन के आर्मी को बोले भाई पगार नहीं मिलेगा तो बढ़िया देते, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए कर रहे थे, वो आउटर वो इसके लिए कर रहे थे, ये इनर वो इसके लिए कर रहे थे, फर्क ये था। तो ये यूएसए को मालूम था, दे आर फाइटिंग फॉर देयर इनर वॉइस, इसलिए वो डरता था। उसको मालूम था यार मैं कर रहा इराक को खुलेआम सपोर्ट, और गलती से ये जीत गया तो इसलिए भाई ऐसा बताओ नहीं भाई मैं तेरे साथ हूँ, मेरे को रहना पड़ता थोड़े से पॉलिटिक्स के लिए, बट मैं तेरे साथ हूँ। मतलब कल जाके इराक जीत भी गया तो बोलने को तो रहेगा देख भाई मैंने तेरे को सपोर्ट किया था अंदर से। इराक जीता तो मैं तेरे को सपोर्ट किया, ईरान जीता तो मैंने तेरे को सपोर्ट किया। समझ में आया पॉलिटिक्स, साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स समझ में आ रही। अब देखो, अब तुम अरब वर्ल्ड का पूछ रहे थे सऊदी का रोल क्या है, अब मैं आता हूं सऊदी के रोल पर। पूरे अरब वर्ल्ड की स्थिति इनस्टेबल हो गई थी ईरान इराक वॉर से, पूरे अरब वर्ल्ड की स्थिति इनस्टेबल हो गई थी, पूरा दिक्कत, पूरे वर्ल्ड का कंसंट्रेशन उधर, वॉर चल रहे हैं, आर्म्स इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, ऑयल का सप्लाई डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब था। और वो भी 7-8 साल, 1-2 महीने की बात नहीं है, 2-4 महीने की बात नहीं, कितने 8 साल। आप 10 महीने में देखो यूक्रेन रशिया के वॉर में कितनी तबाही होगी सिर्फ 10 महीने में, और 8 साल आप सोचो कि कैसी परिस्थिति रहेंगी, बहुत बड़ी बात है वो। उसके ऊपर से वैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रिसेंटली उभरा था वर्ल्ड, और ऊपर से वापस से ऐसे पंगे हो गए थे। अब बात आ गई कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और कुवैत ने किसको सपोर्ट किया था, इराक को। किसको सपोर्ट किया था, इराक। लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ कंट्रीज थे जैसे कि अगर आप पकड़ लो सीरिया, यमन, इन लोगों को लग रहा था कि इराक ने इस टाइम पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों मालूम है क्या, इसका फायदा उठा रहा था इजराइल, क्योंकि उनका ऐसा मानना था अभी अपने सबको एक होकर किसके डिस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, इजराइल के। मैंने आपको बताया था ईरान सऊदी अरेबिया केस में कि ईरान सऊदी अरेबिया की लड़ाई हुई, कौन चाहता, यूएसए और इजराइल, ताकि उनके लड़ाई में इजराइल पे ध्यान ना जाए। और इजराइल सबसे ज्यादा खुश था इन दोनों की लड़ाई में, ईरान में। लड़ो बोले थे, लड़ो, इसको भी आर्म्स होना देता, इसको भी आर्म्स होना देता, जिसको जो हर रहा था उसको आर्म्स सप्लाई कर देता, तू लड़। मतलब हारने किसी को नहीं देता था, दोनों भी लड़ते रहो, बस सस्टेन करो। इनकी जो लड़ाई टिकी ना 8 साल तक की, इसके पीछे कारण ही यूएसए और इजराइल था, क्योंकि ये दोनों मिलके ये चाहते नहीं थे ना ये जीते ना ये जीते, दोनों की लड़ाई बस चलते रहे, बस चलते रहो, तो सदियों तक के लड़ते रहो, वो ये चाहते थे, ताकि ये लोग आपस में खत्म हो जाए और इनका ध्यान कभी इजराइल पे ना जाए। समझ में आ रहा, इसलिए इजराइल चाहता था। और ये लोग ये समझ गए थे, यमन सीरिया वगैरह क्या बोल रहे थे कि अपना अभी काम है
सबको मिलके किसके ऊपर ध्यान देना है? इजराइल पे। और तुम लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग नाराज थे इस चीज को लेकर। लेकिन सऊदी सपोर्ट कर रहा था इराक को खुलेआम। सऊदी को मालूम था कि इजराइल पे ध्यान देना चाहिए भी, लेकिन फिर भी सऊदी को लगा यार वो ध्यान छोड़ो, बोले वो तो बाद में देख लेंगे, ये तो मेरी सियासत ही खत्म कर देगा। क्योंकि अयतुल्ला खुमैनी ने क्या बोल दिया था? एक्सपोर्टिंग रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। और सऊदी में क्या चलता? मोनार्ची। आज भी मोनार्ची है वहां पे। ओमान मोनार्ची, कुवैत मोनार्ची। इसलिए ये लोग नहीं चाहते थे कि ईरान जीते कैसे भी। ईरान को हराना उनको लगा जरूरी, यही टाइम है उसको दबाना। पहलवी डिनेस्टी तब तक की दिक्कत नहीं थी, पहलवी डिनेस्टी हट गई तो इन लोगों को दिक्कत हो गई। बस इससे से एक ही कारण था पूरे लड़ाई के पीछे, अयतुल्ला खुमैनी।